तो चलिए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बायोट सावर्ट लॉ। जैसा कि आपको पता है हमारा 4th चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। प्लेलिस्ट के अंदर आप जाइएगा तो वहां पे 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप पहले उन दोनों वीडियो को देख लीजिएगा। और आज जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना बायोट सावर्ट लॉ। ठीक है, तो बायोट सावर्ट लॉ क्या है इसके बारे में एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग आप ले लीजिए। जैसे मान लो कोई करंट कैरिंग वायर है, मान लो ये एक वायर है जिसमें करंट आई मूव कर रहा है नीचे से ऊपर की तरफ। अब क्योंकि इस वायर में करंट है तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी करंट कैरिंग वायर, लेट्स से ये जो पेन है ये करंट कैरिंग वायर है, तो अगर कोई करंट कैरिंग वायर है तो वो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। पहली चीज बड़े ध्यान से सुनना, अगर इस वायर में करंट ऊपर जा रही है यानी इस वायर में करंट अपवर्ड जा रही है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इस वायर के परपेंडिकुलर प्लेन पे बनेगा। यानी अगर वायर में करंट ऊपर जा रही है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस वायर के परपेंडिकुलर प्लेन में बनेगा। यानी वायर की डायरेक्शन ऊपर है, वायर में करंट की डायरेक्शन ऊपर है, तो उसके परपेंडिकुलर प्लेन क्या होगा, ये वाला। यानी ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों ओर बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। समझ में आ गया ना, ये तो वायर के अलोंग हो गया। तो ऐसा या ऊपर और नीचे आपको मैग्नेटिक फील्ड नहीं देखने को मिलेगा, अभी हम इसको पढ़ेंगे भी। पर फिलहाल याद रखना, अगर करंट ऊपर जा रही है तो इस करंट या इस वायर के प्लेन के परपेंडिकुलर आपको क्या दिखेगा, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, लेट से कि कोई पॉइंट है P और इस पॉइंट P पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इस वायर के आसपास कोई एक पॉइंट P है जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। ऐसा करने के लिए सबसे पहले आप इस वायर में एक छोटा सा एलिमेंट लोगे। मान लो इस वायर का एक छोटा सा टुकड़ा ले लेता हूं मैं, जिसको हम एलिमेंट बोलते हैं। यानी कि लेट से ये जो छोटा सा टुकड़ा है इसको लेंथ ले लिया मैंने DL। ये DL लेंथ का छोटा सा एक एलिमेंट है, और इस एलिमेंट की जो डायरेक्शन होगी ना, वो डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन के अलोंग होगी। यानी अगर करंट ऊपर जा रही है तो ये जो छोटा सा आपने एलिमेंट लिया है DL एलिमेंट इस वायर का, करंट भी इस एलिमेंट की डायरेक्शन की तरफ ही है, तो एलिमेंट की डायरेक्शन वही होगी जो करंट की डायरेक्शन होगी। यानी DL को हम क्या लिख सकते हैं, हम DL को बोलेंगे करंट एलिमेंट। DL को बोलते हैं करंट एलिमेंट। समझ में आ गया, DL इज नोन एज दी करंट एलिमेंट। यानी आपको वायर का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हम इस छोटे से टुकड़े से छोटा सा जो करंट पास होगा उससे P पॉइंट पे बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। अभी पूरी वायर के लिए नहीं देख रहे, बस हम इस छोटे से एलिमेंट DL से जो करंट पास हुआ, उस करंट के पास होने से इस छोटे से एलिमेंट से जो P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है हम उसको कैलकुलेट करेंगे। एक चीज और ध्यान से रखना याद, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस DL एलिमेंट के बिल्कुल सेंटर से P पॉइंट को कनेक्ट करना पड़ेगा। और ये जो P पॉइंट है जहां पे P पॉइंट से कनेक्ट किया गया, ये जो लाइन है इसकी लेंथ हम दिखाएंगे R वेक्टर से। और ये R वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर। यानी R वेक्टर बता रहा है P पॉइंट की पोजीशन कहां से, DL एलिमेंट से। यहां तक की बात क्लियर हो गई। तो R वेक्टर को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पोजीशन वेक्टर, बिकॉज इट इज टेलिंग अबाउट द पोजीशन ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू DL। ठीक है ना, ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज याद रखना, हमें 2-3 चीजें यहाँ पे समझनी होगी। ये जो बायोट सावर्ट ने ऑब्जर्वेशंस करी, उन्हें ये बात यहाँ पे समझ में आई कि जो P पॉइंट पे बनने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है, अच्छा एलिमेंट बहुत छोटा लिया है DL, तो P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो भी तो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, DB से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ठीक है ना। अब 2-3 बातें बड़े ध्यान से सुनना यहाँ पे। बायोट सावर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जितना अमाउंट ऑफ करंट आप इस वायर में बढ़ाते जाओगे, यानी एज यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ I, the magnetic field at point P also starts getting increases। यानी करंट के बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, ये बेसिक सी बात है। और यही बायोट सावर्ट ने ऑब्जर्व किया और बताया कि जैसे जैसे आप इस वायर की करंट को इंक्रीज करेंगे, at that time at point P the magnetic field will also start increasing। यानी ये जो करंट और मैग्नेटिक फील्ड है ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम लिख सकते हैं कि जो DB है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के। समझ में आ गया। इसके अलावा बायोट सावर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया, जो आपने DL एलिमेंट ले रखा है, अगर आप इसकी लेंथ बढ़ा दो, यानी DL एलिमेंट मान लो इतना बड़ा ले लो,
तो जितना बड़ा एलिमेंट आप करते जाओगे उतना ही ज्यादा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे बढ़ेगा। इट वाज आल्सो ऑब्जर्व्ड बाय द बायोट-सावर्ट। तो हम लिख सकते हैं कि जो डीबी मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे बन रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये जो आपने एलिमेंट लिया है डीएल के। समझ में आ गया? इसके अलावा तीसरी चीज ये ऑब्जर्व करी गई कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है पी पॉइंट पे, ये इस पे भी डिपेंड करेगा कि ये पी पॉइंट जो है वो कितना दूर रखा गया है इस वायर से। अगर पी पॉइंट पास होगा तो ज्यादा, और पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, और पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा, और जैसे जैसे दूर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड कम होके खत्म होने लगेगा। समझ में आया? इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस आर डिस्टेंस के भी कुछ ना कुछ रिलेशन रखेगा, और वो रिलेशन है इनवर्स स्क्वायर का। यानी जैसे कूलम्ब्स लॉ आपने पढ़ा था तो 1/r² आता था ना, इनवर्स स्क्वायर लॉ, वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज होगा किस रेट से? 1/r² के रेट से। समझ में आ गया ना? इसके अलावा बेटा यहाँ पे एक चीज मुझे बताओ, मैंने अभी अभी आपको एक बात बताई थी कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है इस वायर के, तो इस वायर के अगर मैं ऊपर कोई पॉइंट ले लूं P, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लूं P, यहां ना लेके यहां ले लूं, तो मुझे बताओ जरा एक बात, ये जो डीएल एलिमेंट है यानी जो करंट है उसकी डायरेक्शन भी ऊपर है, और डीएल जो है उसकी डायरेक्शन भी ऊपर है, और पॉइंट P भी कहाँ है? ऊपर है। अब मुझे एक बात बताओ, इस P पॉइंट पे क्या मैग्नेटिक फील्ड आएगा? तो मैंने अभी अभी बताया था अगर वायर में करंट ऊपर की ओर है तो मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के परपेंडिकुलर प्लेन में बनेगा, यानी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आपको देखने को मिलेगा, ऊपर और नीचे मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व नहीं होगा। यानी अगर आप अलोंग द वायर जाओगे, चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे, आप अगर अलोंग द वायर जाओगे और पी पॉइंट कहीं पे भी रखोगे तो वहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगा। इसका मतलब अगर यहाँ पे पी पॉइंट होगा तो इस केस में देखो डीएल भी ऊपर है, पी पॉइंट भी ऊपर है, तो दोनों के बीच का एंगल थीटा कितना हो गया बेटा? 0 डिग्री। और इस केस में आपको मैग्नेटिक फील्ड भी कितना मिलेगा बेटा? 0। क्यों? क्योंकि अभी अभी ये ऑब्जर्व किया गया। अगर हम नीचे रख दें पी पॉइंट को, मान लो ये पी पॉइंट यहाँ होता, नीचे यहाँ कहीं होता है ना, तो अगर नीचे भी पी पॉइंट होता तब भी देखो डीएल एलिमेंट की, अब आप खुद बताओ करंट तो ऊपर जा रही तो डीएल एलिमेंट की डायरेक्शन तो ऊपर होती, लेकिन पॉइंट पी तो नीचे होता। अब जो थीटा है वो कितना बन जाता? 180 डिग्री। क्योंकि देखो डीएल में एलिमेंट तो करंट की डायरेक्शन के अलोंग ही होगा, तो अगर करंट ऊपर है तो ये जो व्हाइट वाला एलिमेंट है करंट एलिमेंट, इसकी डायरेक्शन तो ऊपर होगी। तो डीएल या करंट तो ऊपर है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कहाँ चेक करना चाह रहे हो आप? नीचे। तो एंगल कितना बन रहा है? 180। और आपको पता है इस केस में भी थीटा 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0 होगा, ये ऑब्जर्व किया गया है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? और अगर ये पॉइंट बिल्कुल इस वायर के बिल्कुल 90 डिग्री सामने हो पॉइंट पी, तो इस केस में थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, और आपको पता है कि इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो मैक्सिमम आएगा, क्योंकि अभी अभी बताते हुए आ रहा हूं कि अगर करंट ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड इसी प्लेन पे जो होगा मैक्सिमम होगा, फिर जितना ऊपर जाते रहोगे मिनिमम होगा, टॉप में आ जाओगे तो 0 हो जाएगा। समझ में आ गया ना? अब मुझे बताओ वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है जो 0 और 180 डिग्री में 0 रहता है लेकिन 90 में मैक्सिमम हो जाता है? क्योंकि देखो जैसे जैसे पॉइंट पी को मैं मूव करता जा रहा हूँ ना, जब पॉइंट पी यहाँ पहुंचा तब एंगल 0 हो गया, जब पॉइंट पी यहाँ था तो देखो डीएल ऊपर की ओर है, पॉइंट पी इधर है, तो यहाँ पे अभी एंगल कितना है? मान लो ये जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। एकदम स्ट्रेट हो जाओगे तो एंगल 90 हो जाएगा, नीचे चले जाओगे तो 180 हो जाएगा, ऊपर चले जाओगे तो 0 हो जाएगा। तो किस किस के बीच का एंगल देख रहे हैं हम? बड़े ध्यान से देखो आप। एक तो ये डीएल एलिमेंट का एंगल, डीएल तो ऊपर की ओर है, राइट, इसको रेड कर देता हूँ और अच्छे से दिखेगा। देखो डीएल की डायरेक्शन तो ऊपर है लेकिन पॉइंट पे इधर है ना? तो अगर आप ढंग से देख पा रहे हो तो आपको क्लियर दिखेगा ये जो एंगल बन रहा है ना छोटा सा, ये एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे? थीटा। तो ये एंगल थीटा किसके बीच का हो गया? एक तो डीएल एलिमेंट और पी पॉइंट जो दूर है उसके बीच का, यानी डीएल और आर के बीच का। तो डीएल की लेंथ, डीएल की डायरेक्शन क्या होगी? जो करंट है, करंट ऊपर जा रही है तो डीएल एलिमेंट की डायरेक्शन भी ऊपर मानोगे, और जहां आर वेक्टर है वो तो आर वेक्टर की डायरेक्शन है ही। तो डीएल और आर, अभी एंगल कितना है इसके बीच में? 0। लेकिन अगर पॉइंट पी यहां ले आओगे तो आर भी तो यहां चला जाएगा, और अगर आर यहां चला जाएगा तो अब देखो डीएल भी ऊपर है आर भी ऊपर है, एंगल 0 हो गया। अगर पॉइंट पी नीचे ले आओगे तो डीएल तो ऊपर ही है लेकिन पॉइंट पी नीचे चला गया, तो एंगल कितना हो जाएगा?
180। तो आप खुद बताओ वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है जो 0 180 पे तो 0 रहता है लेकिन 90 डिग्री पे मैक्सिमम हो जाता है। तो ये होता है आपका साइन थीटा। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन थीटा के। समझ आई बात? इतनी बात क्लियर हो गई। आपको पता है कि 0 डिग्री पे 0 कौन रहता है? साइन। 180 डिग्री पे 0 कौन रहता है? साइन। और 90 पे मैक्सिमम कौन होता है? साइन। इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड है ये डीएल एलिमेंट जिसकी डायरेक्शन हमेशा करंट की ओर होती है उसके डायरेक्शन के अलोंग और आर वेक्टर इन दोनों के बीच के एंगल पे डिपेंड होगा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा आएगा या कम। तो डीएल की डायरेक्शन देख लो ऊपर। डीएल की डायरेक्शन क्या होगी? जो करंट की डायरेक्शन। अगर करंट ऊपर है तो डीएल की डायरेक्शन भी ऊपर। तो डीएल यहाँ ऊपर है और आर वेक्टर यहाँ है तो इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है? थीटा। तो इस थीटा पे भी आपका मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगा। अब बस इन इक्वेशंस को कंबाइन कर लेते हैं। तो अगर जैसे हम इन इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तो आपको मिलेगा डीबी प्रोपोर्शनल, जो नीचे है उन्हें नीचे लिखना, जो ऊपर है उन्हें ऊपर, आई डी एल साइन थीटा और आर स्क्वायर तो नीचे तो अपॉन आर स्क्वायर। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब बस थोड़ी सी चीज रह गई है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटा देते हैं। तो अगर आप यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा जो है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? अगर आपसे कोई पूछे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है तो आप बता देना कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 10 टू द पावर -7। समझ में आ गया ना? क्लियर हो गया यहां तक? तो ये जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड डीबी जो पॉइंट पी पे बना है बाय द एलिमेंट डीएल इज इतना। क्लियर हो गया ना? अच्छा, अगर आपसे मैं पूछूं कि यार मेरे को 1 टेस्ला की डेफिनेशन दे दो कि आखिर 1 टेस्ला कितना होता है, तो चलो इसी से हम यहां से 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करते हैं। टेस्ला क्या होता है? इट इज एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर कोई बोले कि 1 टेस्ला को एक्सप्लेन करो कि 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड किसे कहोगे, तो आओ इसको समझते हैं। चलो मान लेते हैं बस आप इस फॉर्मूले पे फोकस करना, बाकी चीजें मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। यहाँ पे ध्यान देना जरा। मान लेते हैं कि ये जो आई है करंट, इस वायर से जो करंट फ्लो हो रही है वो है 1 एम्पेयर। आई को कितना लिख दिया मैंने? तो आप बोलोगे सर करंट आपने मान ली 1 एम्पेयर। इसके अलावा जो ये डीएल लेंथ है, मान लो ये है आपका, मान लो वायर का लेंथ हमने ले लिया 1 मीटर। इनके बीच का जो एंगल है थीटा उसे ले लिया 90 डिग्री। 90 क्यों ले रहे हैं सर? ताकि मैक्सिमम निकाल पाए मैग्नेटिक फील्ड। और आर यानी इस एलिमेंट से जो डिस्टेंस है पी पॉइंट की उसे भी क्या मान लिया हमने? 1 मीटर। अब ये सारी वैल्यू जरा यहाँ पे रखेंगे ऊपर। तो जैसे हम इन वैल्यूज को ऊपर रखेंगे तो यहाँ से डीबी कितना आ जाएगा? तो डीबी आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू तो 10 टू द पावर -7 है ना। और आई की जगह रखेंगे 1 एम्पेयर, तो इंटू 1 इंटू डीएल भी 1 है। साइन 90, देखो थीटा 90 है तो साइन 90 भी 1 हो जाएगा और डिस्टेंस भी क्या है 1। तो बस कितना आ गया? डीबी कितना आ गया यहाँ से आपका? 10 टू द पावर -7 टेस्ला। पर मैंने आपसे 10 टू द पावर -7 टेस्ला नहीं पूछा था, मैंने तो आपसे क्या पूछा था? 1 टेस्ला। तो अगर आपको 10 टू द पावर 7 टेस्ला डीबी के बराबर है तो 1 टेस्ला कितना होगा? अरे अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसे लिख लो, इसको इधर भी तो लिख ही सकते हैं। तो आप देखो जरा, अब ध्यान से देखो, 10 टू द पावर -7 टेस्ला किसके बराबर है? डीबी के। तो एक टेस्ला किसके बराबर होगा? अगर 10 टॉफी 5 रुपए की मिल रही है, ऐसे समझो 10 टॉफी अगर 5 रुपए की मिल रही है तो एक टॉफी कितने रुपए की मिलेगी? क्या करोगे? 5/10 डिवाइड कर दिया ना। वैसे 10 टू द पावर 7 टेस्ला डीबी के बराबर है तो एक टेस्ला कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 1 टेस्ला होगा डीबी अपॉन 10 टू द पावर -7, लेकिन वो ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? इंटू 10 टू द पावर 7। समझ में आई बात मेरी? तो अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे बोलेंगे, ध्यान से देखना।
हम इसको कैसे बोलेंगे 1 टेस्ला को, बड़े ध्यान से सुनना बच्चों, काम की चीज है, काम आएगी बहुत ज्यादा। तो 1 टेस्ला को कैसे डिफाइन करेंगे, देखो 1 टेस्ला इज 10 to the power 7 times the magnetic field। dB क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से, समझ में आया ना, बी से रिप्रेजेंट करते हैं, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड है इसलिए डीबी लिखा हुआ है। तो ध्यान से सुनो, मेरे साथ रिपीट करो, 1 टेस्ला इज डिफाइंड एज 10 to the power 7 टाइम्स किसका, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ वायर कैरिंग 1 एम्पियर ऑफ करंट हैविंग 1 मीटर लेंथ, है ना, at a distance 1 meter and perpendicular to the wire। समझ में आया, दोबारा ध्यान से सुनो, 1 टेस्ला is defined as 10 to the power 7 times the magnetic field of a wire of length 1 meter carrying a current of 1 ampere and is at a distance of 1 meter and also making an angle of 90 degree with the wire। समझ में आ गया, यानी एक टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड तब आएगा जब आप 1 मीटर लंबाई की वायर लोगे जिसमें 1 एम्पियर की करंट पास करोगे और उससे किसी पॉइंट पी में जो 1 मीटर दूर है उसके साथ वायर का एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको 1 टेस्ला मिलेगा, जो क्या होगा, 10 to the power 7 times of the magnetic field of that wire having the length 1 meter carrying a current of 1 ampere from and the distance is from that point is 1 meter and also the angle is 90 degree, then you will say that the magnetic field is of 1 tesla। क्लियर हो गई मेरी बात। तो यही था आपका बायोट सावर्ट लॉ। अगली वीडियो में हम कंपेयर करेंगे बायोट सावर्ट लॉ को कूलॉम्स लॉ से। थैंक यू।